नमस्कार, उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रदीप राव और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय समसामयिक के कुछ ऐसे तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, उड़ान IAS एकेडमी 10 वर्षों की निरंतरता को बनाए हुए पुनः आपकी तैयारी को निरंतरता एवं सार्थक दिशा देने हेतु लेकर आया है CGPSC प्री टेस्ट सीरीज 2021, जो कि प्रारंभ हुई है 16 मई से, जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे 72 टेस्ट। इस टेस्ट सीरीज की अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है श्री HL दत्तू, श्री NP कटारिया, श्री JK नायक, श्री AK पटनायक। देखते हैं। यहां देखिएगा, प्रविष्टि दी हुई है 4 जून 2021 की। यहां लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के रहवासियों को बड़ी राहत। अगर आगे हम पढ़ें तो यहां देखिएगा, सुरक्षा, विश्वास और विकास की नीति पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री AK पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है श्री AK पटनायक। तो यहां देखिएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन डी, श्री AK पटनायक। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपके ऑप्शन है श्री अमन सिंह, श्री चंदन कश्यप, श्री विनोद वर्मा, श्री अजय सिंह। तो यहां पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल आयोग प्राधिकरण के समस्त सम्मानीय अध्यक्षों की सूची। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख अध्यक्ष को यहाँ पर शामिल किया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहले देवेंद्र सिंह बहादुर जी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के। दूसरे क्रम पर हैं अरुण वोरा जी, ये अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के। श्री राम गोपाल अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम। श्री गिरीश देवांगन जी हैं, ये अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अंतिम में 20वें क्रमांक पर हैं श्री चंदन कश्यप जी, ये अध्यक्ष हैं राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड के। तो हमारे प्रश्न था कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर होगा वो होगा श्री चंदन कश्यप जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दंतेवाड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित अभियान का नाम है पूना मड़ाकाल दंतेवाड़ा, आमचो दंतेवाड़ा, मोर दंतेवाड़ा मोर सम्मान, हमर दंतेवाड़ा हमर जिम्मेदारी। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहां देखिएगा, प्रविष्टि है 4 जून की। यहां देखिएगा, दंतेवाड़ा के विकास के लिए समन्वित प्रयास करें, ऐसा बोल रहे हैं कौन? मुर्गी पालन किए जाएंगे, साथ ही बकरी पालन का भी प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, बांस ट्री गार्ड निर्माण किए जाएंगे। तो बहुत सारे कार्य इससे किए जाएंगे, बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पूना माड़ाकाल दंतेवाड़ा, जिसे गढ़बो नवा दंतेवाड़ा भी कहा गया है। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, राज्य में धान के प्रचलित किस्मों के स्थान पर विशेष किस्म के धान के उत्पादन पर प्रति एकड़ के मान से किस इनपुट सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है 9,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 11,000 रुपए। देखिए, प्रविष्टि दी हुई है 4 जून 2021 की। यहां देखिएगा, धान के प्रचलित किस्मों के स्थान पर विशेष किस्म के धान के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास शुरू। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को प्रति एकड़ मान से देगी 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी। तो यहीं पर आपको उत्तर मिल चुका है। तो ये याद रखना है कि कितना दिया जाएगा विशेष प्रकार के किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपए
की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। तो यहां देखिएगा इसका उत्तर आप क्या लेंगे, 10,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, राज्य में इस साल खरीफ सीजन में सुगंधित एवं फोर्टिफाइड धान के रकबे में कितने हेक्टेयर की अतिरिक्त बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 1,78,000, 2,63,000, 1,59,000, 1,40,000। तो यहां आप देख सकते हैं प्रविष्टि है 4 जून की। तो यहां देख सकते हैं आप राज्य में इस खरीफ सीजन में सुगंधित एवं फोर्टिफाइड धान के रकबे में 1,78,472 हेक्टेयर की अतिरिक्त बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। तो इससे आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना लक्ष्य रखा गया है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा 1,78,000। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ए। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन 2021 में राज्य में कितने क्षेत्रफल में दलहन फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन दिया है 2,76,650 हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन है 3,76,670 हेक्टेयर, अगला ऑप्शन है 1,97,890 हेक्टेयर, अंतिम ऑप्शन है 4,80,098 हेक्टेयर। देखते हैं यहां आपको प्रविष्टि दिखाई दे रही है 4 जून की। यहां देख सकते हैं आप इस साल राज्य में कुल 3,76,670 हेक्टेयर की दलहनी फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है, जो कि गत वर्ष कितना था, तो 3,13,400 हेक्टेयर में दलहन फसली की बुआई की तुलना में कितना ज्यादा है, 20% अधिक है। तो हमारा प्रश्न क्या है, देखिएगा, कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन 2021 में राज्य में कितने क्षेत्रफल में दलहनी फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है, जिसका सही उत्तर है 3,76,670। और गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान द्वारा अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में बस्तर संभाग में मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ऑप्शन दिया हुआ है 45.20%, 35.66%, 67.32%, 55.98%। तो यहां देख सकते हैं प्रविष्टि है 3 जून की। तो यहां पर आप देखिएगा अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में सरगुजा संभाग में मलेरिया के मामले में 60% और बस्तर संभाग में 45% की कमी आई है। तो यहीं से आपका उत्तर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिएगा हमारा जो ऑप्शन है नियर अबाउट वो क्या होगा, यहां पर पूछा गया बस्तर संभाग, तो बस्तर संभाग के लिए क्या हो जाएगा, लगभग 45% की कमी आई है। वहीं अगर इसे सरगुजा संभाग के लिए पूछा जाता तो आपका उत्तर होता 60% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, अद्यतन राज्य में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों की संख्या क्या है। अब देख रहे हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो गरीब बच्चे हैं उन्हें भी इंग्लिश शिक्षा मिल जाए आसानी से, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम यहाँ पर देखते हैं लगातार इनकी संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। तो देखते हैं मुख्यमंत्री जी ने स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल मुंगली का लोकार्पण किया और इस तरह से कुल 171 इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं, या कहें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूलों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो देखिएगा प्रविष्टि है 3 जून की और यहाँ पर कुल कितने स्कूल अब तक खोले जा चुके हैं, तो है 171। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ते रहेगा, हम आने वाली वीडियो में इसको अपडेट करते रहेंगे, इससे अवगत कराते रहेंगे। तो वर्तमान में अगर कहें 3 जून तक इनकी संख्या कितनी है, तो 171 है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुधन में गलघोटू तथा एक टंगिया बीमारी है। आपके ऑप्शन है, पहला जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, अमीबा जन्य बीमारी, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन कैसा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रविष्टि है 3 जून की। तो यहां देखिएगा, यहां लिखा हुआ है गौवंशीय भैंसवंशी पशुओं में
गलघोटू एक टंगिया बीमारी के बचाव के लिए जिले में 1 जून से सघन टीकाकरण अभियान चलाया गया है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गलघोटू और एक टंगिया बीमारी से बचाने के लिए पशुओं में टीकाकरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ है तो या कब से हुआ है, तो आप याद रखिएगा 1 जून से हुआ है। पशुओं में उक्त बीमारी के संबंध में जानकारी देते हुए पशु विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि गलघोटू तथा एकटंगिया जीवाणु जनित बीमारी है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, उत्तर मिल गया हमें। तो यहां देखिएगा प्रश्न था कि गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में गलघोटू तथा एकटंगिया बीमारी है। तो कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में स्थापित लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता है। ऑप्शन है 8,000 लीटर, 12,000 लीटर, 10,000 लीटर और 15,000 लीटर। यहां देखिएगा प्रविष्टि दी हुई है 3 जून की। यहां पर आप देख सकते हैं स्थायी ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर आप देख सकते हैं रायगढ़ में स्थायी ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, यह कहा है वहां के कलेक्टर श्री भीम सिंह ने। यहां पर बताया गया है कि 12,000 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट यहां लगाया गया है। तो आपको उत्तर यहां से मिल चुका है। आपके ऑप्शन देखिएगा क्या क्या थे, 8,000, 12,000, 10,000 और 15,000। तो सही उत्तर है 12,000 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं की ओर। कौन कौन से चर्चित घटनाएं थे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है ओलंपिक 2020 का आयोजन किया जाएगा। देखिएगा बीते वर्ष कोविड के कारण ओलंपिक जो होने वाला था उसको स्थगित करके 2021 में कर दिया गया है। तो यह बताना आपको ये किस स्थान पर आयोजित होने वाला है। यह टोक्यो, बीजिंग, सिडनी और काबुल। देखिए जैसे ही आपने इस पेज को देखा आपको उत्तर पता चल गया है, टोक्यो 2020, लेकिन हालांकि ये कब होने वाला है, अब 2021 में होने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ आयोजित होने वाला है। तो देखिए इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका टोक्यो। अगला प्रश्न है सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन करने हेतु परियोजना तैयार करने और डिजाइन संबंधी गतिविधियों में आवश्यक सहयोग देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ $2.5 मिलियन के परियोजना तैयारी वित्त पोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या जिसे ADB भी कहते हैं, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहां देखिएगा प्रविष्टि है 3 जून की। यहां लिखा हुआ है ADB अर्थात क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक या कहें एशियाई विकास बैंक। और भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी में आवश्यक सहयोग देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक या कहें एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है। ऑप्शन है मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और लास्ट ऑप्शन है मॉरिशस। तो यहां पर देखिएगा प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रबिद कुमार जगन्नाथ को फोन करके अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो यहां पर अभी वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं श्री प्रबिद कुमार जगन्नाथ। तो इन्हीं के पिता थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये पूर्व में ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो ये इनका संबंध किससे है, तो मॉरिशस। तो मॉरिशस के पहले कौन रह चुके हैं, तो आपको याद रखना है ये मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की भूमिका निभा चुके हैं। और अभी इनके पुत्र श्री प्रबिद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री बने हुए हैं मॉरिशस में। तो ऑप्शन, तो हमारे प्रश्न क्या था कि श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है। तो आपको अब पता चल चुका है इनका संबंध कहां से है, मॉरिशस से है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है
9.5%, 4.5%, 7%, 13%। देखते हैं यहाँ पर प्रविष्टि आपको दिखाई दे रही होगी 4 जून 2021 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को अभी भी 4% पर अपरिवर्तित ही रखा है। यहाँ पर आप देखते हैं आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो देखिएगा आपको प्रश्न क्या पूछा गया था कि वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट अर्थात 9.5%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 2021 में ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राजील, रूस। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो 13th नंबर का ब्रिक्स समिट होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है। इससे पहले भी भारत में 2 समिट हो चुका है ब्रिक्स का, अर्थात एक और होने वाला है। तो टोटल अब भारत में कितने समिट हो चुके हैं, मतलब ये संपन्न होने के बाद भारत में अब कुल ब्रिक्स के 3 समिट हो जाएंगे। इससे पहले याद रखिएगा 2012 और 2016 में ये समिट भारत में आयोजित हो चुका है। तो ये थे आज के समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।